महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए अब जो है शरद पवार खुद ही एक बहुत ही बड़ी परेशानी के सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से आपने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से घिरी हुई थी और सबसे बड़ी बात कि जो एनसीपी पार्टी के ही नेता जो अनिल देशमुख हैं वो फंस चुके थे पूरी तरह से। उसके बावजूद भी जो एनसीपी की पार्टी है वो अपना कोई भी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जारी नहीं किया। उनके द्वारा जो है शिवसेना को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन अब वो सारी की सारी चीज़ सामने आने लगी है कि आखिरकार ऐसा चीज़ें किया क्यों गया है और उद्धव ठाकरे को आखिरकार यह सच में या क्या उद्धव ठाकरे को घेरने की प्लानिंग थी। और वो ऐसा नहीं है कि आपको बता दूं कि ये शरद पवार एक ऐसे इंसान हैं, अगर इनका पास उठा के आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। जब भी जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट बनती रहती है, जिस साइड की गवर्नमेंट जो बनती रहती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती रहती है, ये उन्हीं के साथ में खड़े हो जाते हैं। मतलब कि शरद पवार कभी भी विपक्ष में रहना पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट बन रही है उसका स्वाद चखें और यही हमेशा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी के साथ में भी यही कर रहे थे। जिस टाइम बीजेपी ने काफ़ी भारी मात्रा में सीट जीती थी उस टाइम भी इन्होंने बीजेपी से बात की थी, गठबंधन करके गवर्नमेंट बनाने की बात की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस टाइम इनको कोई भी बड़ी पोस्ट देने से मना कर दिया, यानी कि सीधा सीधा बोल दिया था कि आपको कोई भी बड़ी, जैसे कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पोस्ट दे दिया गया था, इस तरह की बड़ी पोस्ट नहीं दी जाएगी। जिसके बाद शरद पवार ने सोचा कि बीजेपी को सपोर्ट करने से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, उनको जो है कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को ना सपोर्ट करके शिवसेना के साथ में शिवसेना को सपोर्ट किया और कांग्रेस को भी इस तरह से मिलाया और दोनों लोगों को मिला के जो है शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए बोला। और आज आप देख रहे हैं कि कई बड़ी पोस्ट पे जो एनसीपी के नेता हैं वो बड़ी पोस्ट पे बैठे थे और अभी भी हैं। जो दिलीप पाटिल हैं जो इस टाइम गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो अब भी एनसीपी के पार्टी के ही नेता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा गेम अब जो है उद्धव ठाकरे के प्रति खेला जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे ने जो शरद पवार को काफ़ी कुछ बोल दिया था कि आपको भी अपनी गवर्नमेंट बचाने का, मतलब आपको भी बचाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मैं देख रेख करूँ। जिसके बाद जो शरद पवार हैं उनकी तरफ से अभी जो कि एक न्यूज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मैक्सिमम चांसेस है, शरद पवार ने सीधा सीधा बोल दिया कि वो जो है उद्धव ठाकरे के साथ में अपना समर्थन वापस लेना चाह रहे हैं। उनके द्वारा सीधे सीधे रिक्वेस्ट की गई है कि अब वो और उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं रहेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर इन्होंने अपना समर्थन हटा लिया तो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब न्यूज़ तो यही आ रही है, देखते हैं कि इसमें क्या सच में ऐसा कोई सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी न्यूज़ आ चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए शरद पवार की तो शरद पवार के जो ये न्यूज़ आ रही है सच भी हो सकती है, क्योंकि शरद पवार को इस टाइम पता चल चुका है कि उनके मंत्री जो अनिल देशमुख हैं वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और उनको उस झमेले से, जो झमेला उनके ऊपर फंस चुका है उससे बाहर निकालने का यही तरीका है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी के साथ में आ जाओ। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा कि बीजेपी के साथ में स्टार्टिंग से ही मिलने की कोशिश किया है शरद पवार ने। सबसे पहले उन्होंने मीटिंग भी की थी दिल्ली में और पूरी कोशिश की जा रही है उनके द्वारा कि किसी न किसी तरह से इस मामले से निपटा जाए। और आज तक कभी भी जो शरद पवार हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर नहीं बोला जब से उनके मंत्री फंसे हुए हैं। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे को इसी चीज़ की नाराजगी थी। 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में उन्होंने यही बोला था कि आपको जो है खुलकर बीजेपी के सामने आना पड़ेगा। मतलब कि बीजेपी को आखिरकार आप अभी तक सपोर्ट क्यों कर रहे हो जबकि गवर्नमेंट आपकी भी है, लेकिन आप जो है आज तक कभी भी खुलकर कोई भी स्टेटमेंट आपने नहीं दिया कि अनिल देशमुख को कैसे बचाना है या क्या करना है, अनिल देशमुख के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो सही है या गलत है, बल्कि आपने खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। इसीलिए उन्होंने जो उद्धव ठाकरे ने जो बड़ी बड़ी बातें जो है शरद पवार के ऊपर थोपी, जिसकी वजह से अब शरद पवार को लग रहा है कि उनकी जो है वैल्यू जो शिवसेना के नेता हैं और जो शिवसेना की पार्टी है वो पूरी तरह से भूल चुकी है। तो उनको जो है रियलिटी दिखाने के टाइम आ चुका है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात की है कि आने वाले टाइम पे वो शिवसेना के साथ समर्थन हटा लेंगे। अब देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आएगी जिसमें शिवसेना की गवर्नमेंट तो गिर जाएगी लेकिन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट बनाएगी कौन। साफ सी बात है, सिर्फ एक ही पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट बन सकती है, वो है बीजेपी की। बीजेपी किसी के भी साथ अगर मिल जाएगी तो वहाँ की गवर्नमेंट बन जाएगी।
लेकिन शिवसेना के साथ में बीजेपी की पार्टी का नहीं बन सकता, क्योंकि जो बीजेपी ने खुद ही मना कर दिया था अभी कुछ दिन पहले कि वो जो है शिवसेना के साथ मिलकर पार्टी नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि जो शरद पवार हैं वो हमेशा से गेम खेलते हैं, उनका पूरा पास्ट ही ऐसा रहा है कि वो जब भी जहां पर भी वो फंसते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा शरद पवार उस पार्टी के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं जो पार्टी उनके खिलाफ, मतलब उनको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी के खिलाफ क्या क्या उन्होंने बोला है या क्या उनके पार्टी में कोई लोग दोस्त हैं या उनके दुश्मन हैं, उनको इस चीज़ से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब आज उनके पिछला पुराना कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो हमेशा किसी भी पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं जब उनको लगता है कि उनको ऊपर खतरा है, उनकी एनसीपी की जो पार्टी है उसके ऊपर खतरा है। क्योंकि ये जो पूरा गेम खेला जा रहा है, आपको एक चीज़ से और समझ में आएगा कि जहां कांग्रेस के कुछ नेताओं को एनसीपी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही, जैसा कि केरल में ऐसा किया, मतलब ये पूरी तरह से दुश्मनी किसके साथ ले रहे हैं, कांग्रेस के भी साथ ले रहे हैं, उसके बाद शिवसेना के साथ में भी ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से चलाएं शिवसेना को, मतलब शिवसेना अपने हिसाब से ना चले बल्कि इनके हिसाब से चले, इसीलिए शिवसेना के ऊपर भी ये प्रेशर डाल रहे हैं। तो कांग्रेस और शिवसेना से दोनों से पंगा लेने का यही सीधा सीधा मतलब है कि वो बीजेपी के साथ में उनका कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे कनेक्शन हो सकता है, या उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा कि हमें जो है बीजेपी के साथ में जाना चाहिए, ना कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ में। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि कांग्रेस और शिवसेना की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है एज कम्पेयर टू और पार्टियों की। तो आने वाले टाइम पे जैसा कि लोकसभा इलेक्शन में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे प्लानिंग करेंगे कि वो जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाए, फिर से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आदित्य ठाकरे का करियर जो है इसमें पूरी तरह से आप सबको पता है कि क्या हो सकता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए उद्धव ठाकरे की भी पूरी प्लानिंग रहेगी कि आने वाले टाइम पे वो गवर्नमेंट बनाए, और वहीं जो ये शरद पवार हैं इनका एक अलग ही प्लानिंग होगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन एक पार्टी जीत पाए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो। तो आने वाले टाइम पे चाहे एनसीपी की पार्टी जो है बीजेपी के साथ मिलेगी या शिवसेना की पार्टी बीजेपी के साथ मिलेगी। शिवसेना के अभी चांसेस कम हैं, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना ने गवर्नमेंट बना चुकी है बीजेपी के साथ में। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले टाइम पे इस बार जिस तरह का गेम खेला है शरद पवार, वो मैक्सिमम चांसेस है कि एनसीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट पार्टी जो है आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है महाराष्ट्र की। अब देखते हैं जो भी होगा आने वाले टाइम पे। लेकिन अभी जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो बहुत ही तेजी से गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तो शरद पवार और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपने उसमें शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, और साथ में कांग्रेस के नेताओं को उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़का भी रहे हैं, क्योंकि जो एक कैबिनेट मीटिंग में जो कल बैठी थी उस पर भी अभी तक फैसला नहीं आया, जिसमें ऑयल रिफाइनरी को बंद करने का और साथ में ही जो प्रमोशन पर का जो रिजर्वेशन मिलता है उस पर रोक लगाई गई है जो उद्धव ठाकरे के द्वारा। तो दोनों चीज़ों पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है, जिसके खिलाफ में कांग्रेस की जो पार्टी है वो स्टार्टिंग से है, उनके द्वारा भी बोला गया कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने इसको जो है इस पर रोक नहीं लगाई। तो अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, और आने वाले टाइम पे क्या शिवसेना अपना जो भी उन्होंने फैसला सुनाया है वो वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, या क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरती है, आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी लगातार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।